स्वागतम बच्चों, मैं उमाशंकर तिवारी, तुम्हारा कक्षा अध्यापक एवं तुम्हारा हिंदी शिक्षक। आज के इस वीडियो में हम लोग पाठ्य पुस्तक में नमक जो कहानी है लेखिका रजिया सज्जाद जहीर द्वारा लिखी हुई, उस पर हम लोग कार्य करेंगे। उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। इसमें हम लोग मुख्य रूप से 7 बिंदुओं पर ध्यान देंगे। सर्वप्रथम होगा लेखिका का परिचय, दूसरा कहानी का परिचय, तीसरा बिंदु होगा शीर्षक, चौथा कहानी का सारांश, पांचवा कहानी का उद्देश्य, छठवां कहानी का संदेश एवं सातवां एवं अंतिम कहानी की जो मुख्य पात्र सफिया है उसके चरित्र चित्रण के संबंध में जो मुख्य बिंदु हैं उनको हम लोग देखेंगे। शुरू करते हैं। सर्वप्रथम साहित्यकार जो रचनाकार हैं, लेखिका हैं रजिया सज्जाद जहीर, उनके परिचय से। रजिया सज्जाद जहीर का जन्म 15 फरवरी सन 1917 में राजस्थान राज्य के अजमेर नामक शहर में हुआ था। आधुनिक उर्दू कथाकारों में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। रजिया सज्जाद जहीर मूलतः उर्दू के कथाकार हैं। उन्होंने घर पर रहकर BA तक की शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद इनका विवाह हो गया। विवाह के बाद इलाहाबाद से उर्दू में वे MA की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1947 में अजमेर से लखनऊ आई और वहां के करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने लगी। सन 1965 में उनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हुई। इन्होंने कहानी और उपन्यास दोनों लिखे हैं। उर्दू में बाल साहित्य की रचना भी की है। मौलिक सर्जन के साथ साथ उन्होंने कई अन्य भाषाओं से उर्दू में कुछ पुस्तक के अनुवाद भी किए हैं। रजिया की भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है। उनकी कुछ कहानियां देवनागरी अर्थात खड़ी बोली हिंदी में भी लिप्यांतरित हो चुकी हैं। रजिया सज्जाद जहीर की कहानियों में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का सफल प्रयास मिलता है। सामाजिक यथार्थ और मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य उनकी कहानियों की विशेषता है। इनका निधन 18 दिसंबर सन 1979 को हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं देखेंगे हम लोग। इसमें जो है जर्द गुलाब, जो कि उनकी कहानी संग्रह है। इन्हें कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए, जिसमें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड। आइए अब क्रम को आगे बढ़ाते हैं और कहानी के परिचय की तरफ बढ़ते हैं। रजिया सज्जाद जहीर की नमक शीर्षक कहानी भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी है। दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने पराये देश प्रदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े किए गए हैं। विस्थापित होकर आई सिख बीबी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती है और सौगात के तौर पर वह वहां के का नमक लाए जाने की फरमाइश करती है। एक अनचाही अप्रीतिकर बाहरी बाध्यता ने उन्हें अपने अपने जन्म स्थानों से विस्थापित तो कर दिया है, पर वह उनके दिलों पर कब्जा नहीं कर पाई है। नमक जैसी छोटी सी चीज का सफर पहचान के इस हार्दिक पहलू को परत कर परत उघाड़ देता है। यह हार्दिक पहलू जब तक सरहद के आर पार जीवित है, तब तक यह उम्मीद की जा सकती है कि राजनीतिक सरहदें एक दिन बेमानी हो जाएंगी। ध्यान दीजिएगा कि स्क्रीन पर स्मृति संकेत के रूप में लेखिका का परिचय, कुछ शब्दार्थ और बहुविकल्पीय प्रश्न
आते रहेंगे, तो इसे आप ध्यान देते रहेंगे। आइए कहानी के शीर्षक की तरफ बढ़ते हैं। नमक कहानी का शीर्षक अत्यंत सहज, सरल, आकर्षक, भावपूर्ण और कथ्य को दर्शाने वाला है। पाठक ज्यों ही कहानी के शीर्षक पर नजर डालता है तब वह सोचने पर विवश हो जाता है कि यहाँ पर किस प्रकार के नमक की बात कही जा रही है। शीर्षक की दृष्टि से यह कहानी अति उत्तम बन पड़ी है। अब तक हम लोगों ने 3 बिंदुओं पर विचार कर चुका है: लेखिका का परिचय, कहानी का परिचय और शीर्षक। आइए क्रम को आगे बढ़ाते हैं और कहानी के सारांश की तरफ बढ़ चलते हैं। इस कहानी में भारत पाक विभाजन के बाद दोनों देशों के विस्थापित पुनर्वासित व्यक्तियों की भावनाओं का मार्मिक वर्णन है। विस्थापित होकर भारत में रह रही सिख बीवी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती है और सौगात के रूप में लाहौर का नमक चाहती है। पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी दिल्ली को अपना वतन बताता है। भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्ता ढाका को अपना वतन कहा है। राजनीतिक यथार्थ के आधार पर भले ही अब इनका वतन बदल गया है, किंतु इनका हृदय क्रमशः लाहौर, दिल्ली व ढाका से ही जुड़ा है। अपने जन्म स्थानों से विस्थापित ये लोग हृदय के स्तर पर अपने मूल स्थान को भुला नहीं पाए हैं। लेखिका आशा करती है कि राजनीतिक सीमाएं एक दिन बेमानी हो जाएंगी। इस प्रकार की आशा का जीवित रहना तीनों राष्ट्रों के हित में है। सफिया अपने पड़ोसी सिख परिवार के घर कीर्तन में गई थी, जहां एक सिख बीबी को देखकर उसे अपनी मां का स्मरण हो आया, क्योंकि वह स्त्री उसकी मां की हमशक्ल थी। सफिया की प्रेम दृष्टि से प्रभावित होकर सिख बीबी ने भी उसके विषय में जानकारी करनी चाहिए। घर की बहू ने बताया कि सफिया मुसलमान है जिसके भाई लाहौर में रहते हैं। यह उनसे मिलने कल लाहौर जा रही है। सिख बीबी ने बताया कि उसका वतन भी लाहौर है और उसे वहाँ के व्यक्ति, वहाँ का खाना, पहनावा, सैर सपाटे और जिंदा दिली आज भी याद आती है। लाहौर की याद में सिख बीबी की आंखों में आंसू निकल आते हैं। सफिया ने सांत्वना देने की दृष्टि से पूछा कि क्या आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहेंगी? इसके उत्तर में बीबी ने थोड़े से लाहौरी नमक की इच्छा प्रकट की। सफिया लाहौर में 15 दिन रुकी। सफिया की इतनी खातिरदारी हुई, इतना प्यार मिला कि उसे पता ही नहीं चला कि कैसे 15 दिन बीत गए। उसके मित्रों, शुभचिंतकों व संबंधियों से ढेर सारे उपहार मिले। उसने सिख बीवी के लिए भी एक सेर लाहौरी नमक ले लिया था। सामान की पैकिंग चल रही थी। पाकिस्तान से भारत में नमक ले जाना गैर कानूनी है। अतः सफिया ने इस सौगात को ले जाने के संबंध में अपने भाई से बात की, जो एक बड़ा पुलिस अफसर था। सफिया के पूछने पर भाई ने नमक ले जाना गैर कानूनी है और कस्टम वाले आपके सामान की तलाशी लेंगे। वैसे भी भारत में नमक की कोई कमी नहीं है। सफिया ने बताया कि मां की हमशक्ल एक सिख बीबी ने नमक मंगाया है और यह मैं सौगात की तरह ले जाना चाहती हूँ। भाई के तर्क करने पर सफिया ने कहा कि मैं इसे चोरी छिपे नहीं अपितु दिखा कर ले जाना चाहती हूँ। सफिया ने प्रेम, आदमियत व शालीनता को कानून से ऊपर मानकर नमक ले जाने की अपनी प्रतिबद्धता प्रकट कर दी। भाई के यह कहने पर कि आप नमक नहीं ले जा पाएंगी, बदनामी अवश्य होगी, क्रोध की अधिकता से सफिया की आंखों में आंसू आ गए। सफिया ने रात को सामान की पैकिंग की। सामान सूटकेस और बिस्तरबंद में आ गए। शेष रह गई कीनू की एक टोकरी और नमक की पुड़िया। सफिया ने नमक की पुड़िया कीनू की टोकरी में नीचे छिपा दी। उसने लाहौर आते समय देखा था कि भारत से जाने वाले केला ले जा रहे थे और पाकिस्तान से आने वाले कीनू ला रहे थे। कस्टम वाले इन फलों की जांच नहीं कर रहे थे। उसे विश्वास था कि इस प्रकार नमक सुरक्षित पहुंच जाएगा, अतः नमक को कीनू की टोकरी में छिपा दिया गया।
सामान की पैकिंग के बाद सफिया सो गई। वह लाहौर के घर के सौंदर्य, यहाँ के परिवेश, भाई, मित्र और संबंधियों के संबंध में स्वप्न देख रही है। उसे भतीजियों की भोली भाली बातें याद आ रही हैं। कल चले जाने और फिर कब आने या कभी न आ पाने की चिंता भी स्वप्न में है। सिख बीबी और उसकी आंख से निकले आंसू। इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, उसे सभी दिखाई दे रहे हैं। अचानक उसकी आंख खुल जाती है क्योंकि नींद में उसका पैर कीनों की टोकरी पर जा पड़ा था, जिनको देते समय उसके दोस्त ने कहा था यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी सफिया सोच रही थी कि आसपास इधर उधर इतने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानती है कि टोकरी की तह में कीनुओं के नीचे नमक की पुड़िया है। जब उसका सामान जांच के लिए कस्टम वालों के पास जाने लगा तो सफिया को हल्का सा कंपन हुआ। उसने तय किया कि प्रेम की सौगात चोरी से नहीं ले जाएगी, अतः उसने नमक की पुड़िया निकालकर बैग में रख ली। जब सामान की जांच के बाद रेल की ओर चला तो उसने एक कस्टम अधिकारी को अपनी समस्या बताई। समस्या से पहले सफिया ने पूछ लिया था कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। अधिकारी ने अपना वतन दिल्ली बताया था। इसी आधार पर सफिया की हिम्मत बढ़ गई और उसने हैंडबैग से पुड़िया निकालकर मेज पर रख दी। सफिया ने सारी कहानी सुना दी। कस्टम अधिकारी ने स्वयं अपने हाथ से पुड़िया बैग में रख दी। जब सफिया चलने लगी तो कस्टम अधिकारी ने कहा, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। सफिया से अंत में कस्टम अधिकारी ने कहा, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा। तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। गाड़ी भारत की ओर बढ़ रही थी। अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतर गई, हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई। सफिया सोचती रही, एक जबान, एक सी सूरतें और लिबास, एक सा लब्बो लहजा और एक सा अंदाज, फिर भी दोनों के हाथों में भरी हुई बंदूकें। अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच उनके डिब्बों के सामने ही कर रहे थे। सफिया का सारा सामान देखा जा चुका था। सफिया ने अपना हैंडबैग खोलकर पुड़िया निकाली और कस्टम अधिकारी से कहा, मेरे पास थोड़ा सा नमक है। सफिया ने अधिकारी को सब कुछ बता दिया। अधिकारी ने सफिया की बात गौर से सुनी और सफिया के सामान का ध्यान रखने का निर्देश देते हुए सफिया से कहा, इधर आइए जरा। अधिकारी सफिया को प्लेटफार्म के कमरे में ले गया, सम्मान से बिठाया, चाय पिलाई और फिर एक किताब दिखाई जिसके ऊपर लिखा था, शम्सुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ, ढाका 1946। सफिया के पूछने पर सुनील दास गुप्त ने बड़े गर्व से कहा, मेरा वतन ढाका है। बचपन में हम नजरुल और टैगोर दोनों को ही पढ़ते थे। विभाजन से पहले वर्ष पढ़ने वाली मेरी सालगिरह पर मेरे मित्र ने मुझे यह किताब दी थी। सुनील दास ढाका की याद में खो गया और कहने लगा, वैसे तो डाक कोलकाता में भी होता है जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ डाक की क्या बात है। हमारे जमीन, हमारे पानी का मजा ही कुछ और है। और पुड़िया सफिया के बैग में रखकर आगे आगे चलने लगा। पीछे पीछे सफिया चली। जब सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास सुनील दास सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सफिया सोच रही थी, किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ। बच्चों, ये रहा कहानी का सारांश। अब क्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग उद्देश्य को देखेंगे, उद्देश्य की तरफ बढ़ेंगे। नमक कहानी में सिख बीवी, पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी, भारतीय कस्टम अधिकारी और सफिया के द्वारा दोनों देशों में रहने वाले लोगों की भावनाओं व संवेदनाओं को उभारा गया है।
वर्तमान में भारत पाकिस्तान में अनेक समस्याओं के कारण तनाव है। सियाचिन व कश्मीर विवाद आज तक नहीं सुलझा है। हम तीन बार युद्ध करके भी देख चुके हैं। राजनेताओं के बयान कूटनीतिक दांवपेचों से भरे रहते हैं। ऐसी स्थिति में भारत और पाकिस्तान के लोगों का कर्तव्य बनता है कि वे अपने हृदय के उदात्त भावों को व्यक्त करते हुए संबंधों को इतना मधुर बनाएं कि ये राजनेता लाचार होकर शांतिमय वातावरण बनाने को बाध्य हो जाए। तभी भारत, पाकिस्तान व बांग्लादेश का हित होगा। व्यर्थ के तनाव, भय, आशंका से मुक्ति मिलेगी। यही कथानक का उद्देश्य है। चलिए क्रम को आगे बढ़ाते हैं और संदेश की तरफ, पाठ के कहानी के संदेश की तरफ बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान लगभग पिछले 73 वर्ष से सत्तालोलुप राजनेताओं और मजहबी कट्टरपंथी धार्मिक के दुराग्रह के कारण संघर्ष करते रहे हैं। यह कहानी यह बताती है कि यह विभाजन या यह दुश्मनी सामान्य जनता के हृदय में नहीं है। यह कटु सत्य है कि सामान्य जनता धर्म या क्षेत्र के आधार पर विभाजन या संघर्ष को हृदय के स्तर पर स्वीकार नहीं करती। तभी तो भारत की सिख बीवी लाहौर का नमक ही सौगात में चाहती है। पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी दिल्ली को अपना वतन बताता है और जामा मस्जिद की सीढ़ियों को सलाम कहता है और भारतीय खातून को संदेश भेजता है। लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त ढाका को वतन मानते हुए वहां के नारियल को कोलकाता के नारियल से बेहतर मानता है। वह ढाका को आज भी अपनी जमीन मानता है। वह कहता है, हमारी जमीन, हमारे पानी का मजा ही कुछ और है। इन बातों से स्पष्ट है कि दोनों देशों की जनता के दिल में भेद नहीं है। यही इस कथानक का संदेश है। चलिए क्रम को फिर आगे बढ़ाते हैं और कहानी की मुख्य पात्र सफिया के चरित्र के मुख्य बिंदुओं को हम लोग देखेंगे। आइए थोड़ा सा उसकी भूमिका देते हुए उसके मुख्य बिंदुओं को हम लोग देख लेंगे, जिसे आप जो है किताब पढ़ करके क्लियर कर देंगे और हो जाएगा। रजिया सज्जाद जहीर द्वारा रचित नमक कहानी एक भावपूर्ण कहानी है, जिसमें भारत, पाक तत्पश्चात बांग्लादेश के विस्थापितों का दर्द उभर कर प्रत्यक्ष हुआ है। कहानी में एकाधिक पात्र हैं जो अपने मूल से कटे हैं। यथा सिख बीवी, पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी, हिंदुस्तानी कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त आदि। इनके अलावा सफिया और उसके पुलिस अधिकारी भाई का जिक्र भी कहानी में हुआ है। कहानी की प्रमुख पात्रों में सफिया का चरित्र सर्वोपरि कहा जा सकता है। आइए आप सफिया के चरित्र के जो मुख्य बिंदु हैं उनको हम लोग क्रमशः देख लेते हैं। इसे आप लोग किताब पढ़ करके और स्वयं करने का प्रयास करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट द्वारा बताएं, या फिर जब क्लास शुरू होगा तो आप बताएंगे, हम आपको सहयोग करेंगे, किया जाएगा उसको फिर से। सफिया के चरित्र को हम लोग मुख्य रूप से 6 बिंदुओं पर देख सकते हैं। देखें, ज़्यादा अच्छा है। सर्वधर्म समावेशी चरित्र, दूसरा है आज्ञाकारी चरित्र, तीसरा अपने स्वजनों से अत्यधिक लगाव, चौथा सच्चे अदीब का हृदय, पांचवा इंसानियत पर अगाध विश्वास, छठवां संवेदनशील और ईमानदार। तो बच्चों, हम लोगों ने इन नमक पाठ के विषय में देखा, समझा। इस क्रम में हम लोगों ने 7 बिंदुओं को देखा। लेखिका का परिचय, कहानी का परिचय, शीर्षक, कहानी का सारांश, कहानी का उद्देश्य, कहानी का संदेश और अंतिम सफिया का चरित्र चित्रण के मुख्य बिंदु। हाँ, एक बार फिर आप लोगों को मैं याद दिला दूं कि स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। रचनाकार का परिचय स्मृति संकेत के रूप में, पाठ का शब्दार्थ, तब बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है, जिसे कॉपी में बढ़िया से उतार लेंगे। और ये जितने
बिंदुओं पर हम लोगों ने इस कहानी का विचार किया, चाहे वो लेखिका का परिचय हो, चाहे कहानी का परिचय हो, शीर्षक हो, सारांश हो, उद्देश्य हो या संदेश हो। ये सभी के सभी आपके रचनामूलक प्रश्न हैं, इन्हें भी उतारेंगे और तैयार करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आशीर्वाद। अगले दिन की फिर देखिए क्या टॉपिक लेकर के सोचेंगे, सोच करके उस पर आप लोगों को कल फिर एक नई वीडियो मिलेगी।